अब आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, 1923 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है उसने हॉस्पिटल ने डेवलप किया स्पेशल केयर यूनिट फॉर द न्यूरोसर्जिकल पेशेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। मॉडर्न मेडिसिन कंसेप्ट ऑफ ट्राइएज एंड स्पेशलिटी नर्सिंग केयर केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या है कि ट्राइएज का आप लोगों को पता है कि ट्राइएज क्या है, जिसमें हम जैसे कि हमारे यहाँ पे शालामार में इमरजेंसी में भी ट्राइएज यूनिट बना हुआ है, अभी वो तैयार किया गया है। वो क्यों बनाया गया है? बेसिकली ट्राइएज है क्या कि अगर आपको पता हो कि हमने किस पेशेंट को हमने किस टाइम में कितनी केयर प्रोवाइड करनी है, आप खुद से डिसाइड कर सको। जैसे कि आपने कौन पेशेंट ज़्यादा डिजर्विंग है और कौन नहीं है। अब एक पेशेंट है जो बिल्कुल डाइंग कंडीशन में और एक पेशेंट है जो सर्वाइव कर सकता है। तो आप मुझे इस चीज़ का आंसर दें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप वीडियो भी देख रहे हैं, कि आप मुझे इस चीज़ का आंसर दें। चैट में मुझे रिप्लाई करें कि किसको पहले किसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और हम किसे अटेंड करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये पिक्चर है, इस पिक्चर में जैसे शो हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट लिया गया, हिस्ट्री में हम देखेंगे यहाँ से स्टार्ट लिया गया कि एक बेड के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए ताकि हम पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकें और हम पेशेंट को प्रॉपरली अटेंड कर सकें। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो लेट 1950s में बिगनिंग ऑफ द क्रिटिकल केयर यूनिट स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद 1965 में फर्स्ट स्पेशलाइज्ड आईसीयू बना। यानी बना वो क्या था? कोरोनरी केयर यूनिट था, सीसीयू था, इमरजेंसी ऑफ स्पेशलाइज्ड आईसीयूज बनाया गया। व्हाट आर द कंडीशंस कंसीडर्ड एज क्रिटिकल? किन कंडीशंस को हम क्रिटिकल हम कहेंगे कि ये क्रिटिकल है? किन सिचुएशंस को हम कंसीडर करेंगे? एनी पर्सन विद द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो तो हम कहेंगे ये कि ये सिचुएशन क्रिटिकल है। फिर उसके बाद है या ऐसे पेशेंट्स जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ हों, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ हों, कार्डियक टेम्पोनेट के साथ हों, स्वेयर शॉक के साथ हों या हार्ट ब्लॉक के साथ हों। अब एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है? एआरएफ है। जैसे कि अब एआरएफ में आपने कंफ्यूज नहीं होना, एआरएफ जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर भी है, लेकिन एआरएफ जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर भी है। तो जब हम एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की बात करते हैं तो इट्स मीन के एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को किस किस चीज़ की ज़रूरत है? पेशेंट को
ऑक्सीजन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पेशेंट को प्रॉप अप करने की ज़रूरत है, पेशेंट की सैचुरेशन मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा पेशेंट को जो उस टाइम बीपी के अकॉर्डिंग और हार्ट रेट के अकॉर्डिंग मेडिसिन की ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो रेस्पिरेटरी फेलियर में क्यों गया। 2-3 सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि उसको पहले ही लंग्स की कोई इशू चल रहा है, या वो हार्ट फेलियर, या उसका कोई हार्ट का इशू है, या फिर इसके अलावा कोई उसने पॉइजन या कोई ऐसी चीज़ फॉरेन बॉडी या कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी, कुछ भी ट्रॉमा वगैरह हुआ है जिसकी वजह से वो फेलियर में जा रहा है। फिर इसके अलावा क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, मैंने आपको बताया है, जैसे कि एमआई में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एमआई क्या है, कि एमआई में जब पेशेंट जो है वो जब इन्फार्क्ट होता है और जो है वो मसल्स इसका इस्कीमिया होना शुरू होता है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट के का जो क्लॉट है उसे वहाँ से रिमूव करना जल्द अज जल्द बहुत ज़रूरी है। हम पेशेंट को एसके तो लगाते ही हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लेकिन इसके साथ हम पेशेंट को प्रॉप अप करके और उसी टाइम फ़ौरन से ऑक्सीजन लगाते हैं जैसे ही पेशेंट हमारे पास लैंड करता है इमरजेंसी में या वार्ड के अंदर। तो ऑक्सीजन लगाना बहुत ज़रूरी है उस सिचुएशन में, ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो होती रहे, ऑक्सीजन सप्लाई रुके ना। अब मिनट का मतलब है, मायोकार्डियल जब इन्फेक्शन होता है, एमआई की सिचुएशन होती है और एक्यूट है, तो वो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि उस सिचुएशन में जितने मिनट वेस्ट होंगे उतने मसल्स वेस्ट होंगे। तो हमने उस सिचुएशन में पेशेंट को कि हमने मसल्स को बचाना है। कार्डियक टेम्पोनेट है कि जैसे मैंने आपको टेम्पोनेट का बताया हुआ है कि अफियन हो गया है, हमने उसे क्या करना है कि ड्रेन करना है। ये ऐसी सिचुएशन है जब हार्ट के ऊपर प्रेशर बन गया हुआ है, हार्ट के ऊपर बर्डन है, हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटी जो है वो डिमिनिश हो गई है, तो ये सिचुएशन भी है। फिर इसके अलावा क्या है, स्वेयर शॉक में है, ये भी क्रिटिकल कंडीशन है, और हार्ट ब्लॉक है, वो भी क्रिटिकल कंडीशन है। हमने पिछले लेक्चर में कंडक्शन ऑफ द हार्ट पढ़ा, उसमें हमने हार्ट ब्लॉक्स भी पढ़े थे, उसमें टाइप्स पढ़ी थी 3। तो हार्ट ब्लॉक भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें पेशेंट को क्रिटिकल ही समझना है। इसके अलावा एक्यूट रीनल फेलियर है, मल्टीपल ट्रोमास हुए हैं, जैसे ट्रोमा की बात मैंने पहले भी की है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से है या ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से है, जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ, हार्ट फेलियर के साथ, रीनल फेलियर के साथ पेशेंट आए। इसके अलावा क्या है, स्वेयर बर्न हो गया, बर्न है, बर्न भी डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का बर्न है, और जितना ज़्यादा डिग्री का बर्न होगा उतनी ही क्रिटिकल कंडीशन होगी पेशेंट की। क्लासिफिकेशन है क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की, लेवल 0 पे कौन से हैं, नॉर्मल वार्ड केयर के पेशेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास जनरल वार्ड में एक पेशेंट है, वो हमारे पास आया है फीवर के साथ, और फीवर कितना है पेशेंट को 99 टू 100 है, 100 उसे शाम में हो जाता है और इससे ज़्यादा नहीं होता। या हमारे पास पेशेंट आया है नोजिया वॉमिटिंग के साथ, तो क्या हम इसे क्रिटिकल कंसीडर करेंगे? इसका मुझे रिप्लाई करना है। अच्छा, लेवल वन पे कौन सी आती हैं, एट रिस्क ऑफ डिटोरिएटिंग, स्पोर्ट फ्रॉम क्रिटिकल केयर टीम। अब कंडीशन जो है वो रिस्क पे है कि वो डिटोरिएट हो सकता है। अब एक पेशेंट आया आपके पास ब्रेडिकार्डिया के साथ आया है और उसे सपोर्ट टीम की ज़रूरत है क्रिटिकल केयर की। अब ब्रेडिकार्डिया के साथ तो आया है, ठीक है। अब ब्रेडिकार्डिया में क्या है सिचुएशन कि ब्रेडी उसका 50s में आ रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ईसीजी करते रहेंगे, ये कभी भी इसका हार्ट रेट मजीद लो हो सकता है और ये ब्लॉक में जा सकता है या कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। 50s में नहीं तो 40s में, ठीक है, 45-46 में आ रहा है। या फिर हम ये कहेंगे कि पेशेंट आया है चेस्ट पेन के साथ आया, लेकिन उसकी सीरियल ईसीजीज जब करवाई गई हैं, 2 से 3 ईसीजी करवाई हैं, लेकिन वो नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन पेशेंट स्वेयर पेन की बात कर रहा है, तो उस टाइम में उसे सपोर्ट टीम की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है, ये लेवल 1 है। अब इस सिचुएशन में उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास इमरजेंसी में, जब लैंड करता है कि मुझे चेस्ट पे हाथ रख के आ रहा है कि मुझे स्वेयर चेस्ट पेन हो रही है और मुझे डॉक्टर साहब मुझे बचा लें, मैं तो मर रहा हूँ दर्द के साथ, तो उस टाइम में जो है ना, सबसे पहले देखने वालों के जो है ना दिमाग में यही आता है कि ये ड्रामा करके है, ये फंक्शनल है। लेकिन जब एक दफ़ा इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है या आपके पास एक पेशेंट आ गया है चेस्ट पेन के साथ, तो आपने जब तक उसकी 5 से 6 सीरियल ईसीजी नहीं हो जाती, हम पेशेंट को जाने नहीं दे सकते। इसलिए कि हो सकता है जब वो आया वो बिल्कुल एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट सिचुएशन में आया, जब उसकी 2 से 3 ईसीजी करवाए, अभी इन्फार्क्ट नहीं हुआ, अभी ब्लॉकेज नहीं हुई और ईसीजी के अंदर शो नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी कुछ टाइम के बाद ईसीजी सीरियल ईसीजीज होती रहेंगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो उस टाइम में एलिवेशन आती हैं वो बहुत ह्यूज होती हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देंगे। और जब उसको, अब पहले जब वो लैंड हुआ तो वो ईसीजी में कुछ नहीं था, लेकिन 2 से 3 सीरियल ईसीजी में जब उसको एमआई आया तो उस टाइम में सिर्फ उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, उसे कंप्लीट ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होगी। उसे ट्रेंड एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसे एक क्रिटिकल केयर 2 से 3 क्रिटिकल केयर नर्सिस की ज़रूरत है, उसे पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है। तो पूरी टीम का वहाँ पे अवेलेबल होना ज़रूरी है। ये लेवल 1 है। लेवल 2, ये लेवल 1 की एग्जाम्पल थी। लेवल 2 क्या है? मोर ऑब्जर्वेशन और इंटरवेंशंस की जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। सिंगल फेलिंग ऑर्गन है या पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, जैसे कि हमारे पास आप सबने रिकवरी यूनिट में रिकवरी रूम में काम किया होगा। पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास पेशेंट आते हैं जैसे जिनकी जो है वो ओपन एब्डोमिनल सर्जरीज हुई होती हैं या कैरेज का पेशेंट है, तो जब हमारे पास आया तो हम उसे रिकवरी में कुछ टाइम के लिए रखते हैं। रिकवरी में क्यों रखते हैं कि अगर किसी किस्म का, एक तो सबसे पहले ये कि अगर पेशेंट को रीओपन करने की जरूरत पड़ती है तो हम वो देख लें, हीमोडायनामिकली उसको मॉनिटर करते रहें, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है, पेशेंट ब्लीड ना कर जाए, इन सब चीज़ों को हमने बहुत केयरफुली देखना है, कोई रिएक्शन ना हो सर्जरी का। लेवल 3 में क्या है? एडवांस्ड रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है या बेसिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ आया, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है, ये सिचुएशंस हो सकती हैं। इसके बाद है 7 सीज। क्या है? क्रिटिकल केयर की। अब आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है 7 सीज ऑफ क्रिटिकल केयर। अब आपने ये जो सी, अब 7 सीज इसको क्यों कहा गया है? हर एक वर्ड सी से स्टार्ट होता है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो 7 सीज हैं ये बहुत सारी जगहों पे एग्जाम में भी आता है और हम इसको एमसीक्यूज में भी डालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। जैसे कि कंपैशन है, कम्युनिकेट है, कंसीडरेशन है ऑफ पेशेंट, रिलेटिव्स एंड कोलीग्स एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कंसीडर करना है आपने पेशेंट को किस सिचुएशन में। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे लाइट ऑफ कर दें, मैंने सोना है, या लाइट ऑन रखें रात के टाइम, अगर आप जैसे आपकी नाइट ड्यूटी है और पेशेंट कहता है कि लाइट ऑन रखें मुझे डर लग रहा है, ठीक है, तो आपने ऐसी सिचुएशन को पेशेंट की कंसीडर करना है, क्योंकि हो सकता है कि उस सिचुएशन में पेशेंट डरा हो, पेशेंट इस बात से डरा हो कि कुछ लोगों को ये लग रहा था हॉस्पिटल में अगर हम जाएंगे तो हमें मौत के फरिश्ते नजर आएंगे, तो इस सिचुएशन में लोग लाइट ऑफ नहीं करना चाहते, वो कहते हैं लाइट ऑन रहे। कुछ लोगों को डर लगता है और कुछ लोगों के घर में रूटीन होती है। रिलेटिव कह रहे हैं कि जो है वो हमने पेशेंट के पास ये तावीज़ रखना ही रखना है, हमारा ये कल्चर है, हमने हर सूरत रखना ही है। तो आपने पेशेंट के कल्चर को भी उनके एक्सेप्ट करना है और उनके बिलीव को भी एक्सेप्ट करना है और साथ में आपने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी फॉलो करना है। तो आपने दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलना है। कलीग्स हैं, अगर आपका मेंबर कहता है कि मैं थक गया हूँ और पेशेंट को अगर मैं यहाँ पे नहीं प्रॉपरली अटेंड करता या अगर मैं थक गया हूँ तो मेरी क्वालिटी केयर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा टी ब्रेक दिया जाए या मैं थोड़ा बैठना चाहता हूँ, या मेरा पेशेंट थोड़ी देर देख लो, मैं दूसरा पेशेंट भी जो है वो सिक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आपने उन चीज़ों को कंसीडर करना है। अब जब आप इन सब चीज़ों को कंसीडर करोगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करोगे। कंफर्ट क्या है? कंफर्ट आपने देना है कैसे? प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट फ्रॉम द सफरिंग। अब आप सफरिंग से कैसे प्रोटेक्ट करोगे कि अगर पेशेंट की इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने पेशेंट को कंफर्टेबल रूम, एनवायरनमेंट, बेड, कम्युनिकेशन, हर चीज़ कंफर्टेबल देनी है। इसके अलावा अटेंडेंट्स को भी, अगर एक बुजुर्ग है और उसके साथ एक बच्चा है तो आप उस बच्चे को भी कंसीडर करें। बच्चे मीन्स के इतनी एज का नहीं है कि वो 14 से 16 साल का है लेकिन वो डर रहा है, तो पेशेंट अब यहाँ पे डिस्कम्फर्ट पेशेंट कैसे फील करेगा कि मेरा बच्चा बाहर अकेला उसको कुछ होना जाए। दूसरा ये कि पेशेंट कहता है कि मैं इस जगह पे इस बेड पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, यहाँ पे एसी की हवा ज्यादा आ रही है, तो आपने क्या करना है कि आप उसे चेंज कर दो, आप बेड चेंज कर दो, मूव कर दो उसे कहीं और, लाइट ज्यादा पड़ रही है, यहाँ पे शोर ज्यादा आ रहा है। आप पेशेंट के कंफर्ट में, पेशेंट आईसीयू में है और पेशेंट आज ही वेंटिलेटर से ऑफ हुआ और पेशेंट कॉन्शियस है, आज ही वीन ऑफ किया उसको और वो कॉन्शियस है, और जब वो कॉन्शियस है तो आप अगर नर्सिंग काउंटर पे बैठ के बहुत ज्यादा शोर करती हैं और बहुत ज्यादा आवाज करती हैं तो उससे क्या होगा, या फिर 2 अटेंडेंट आपस में लड़ रहे हैं, वर्कर आपस में लड़ रहे हैं, तो उससे पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो हमने पेशेंट के कंफर्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा केयरफुलनेस, अवॉइडेंस ऑफ इंजरी। अब आप जब पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, पेशेंट को अटेंड कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल करने की ज़रूरत है। जब आपने देखा है कि अक्सर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्लूइड जा रहे होते हैं और उसको सिरिंज पंप बहुत ज़्यादा लगे होते हैं,
सिरिंज पंप लगे हुए हैं, इन्फ्यूजन पंप्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और जब आप आपका वहाँ से आना जाना चलना फिरना काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्यूबिंग्स जा रही हैं, उन ट्यूबिंग को क्रॉस करके और पेशेंट को अटेंड करना, सीवीपी में एक सीवीपी में 4-5 ट्यूबिंग्स लगी हुई हैं, तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम पेशेंट को इंजरी कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आपने मेडिसिन पेशेंट ड्रिप कोई और डिस्कनेक्ट करनी थी लेकिन कर कोई और दी क्योंकि प्रॉपरली लेबल नहीं की हुई थी, या फिर जब आप वेंटिलेटर खींच रहे हो तो गलती से ट्यूब खींच गई है। फिर एक और सिचुएशन ऐसा है कि पेशेंट एग्जर्ट कर रहा है और पेशेंट को सडेट नहीं कर रिलैक्स नहीं करना, सडेट कर सकते हैं आप, वो भी हल्का फुल्का। एक ऐसी सिचुएशन होती है जब पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होना शुरू हो रहा है और डॉक्टर कहते हैं कि इसे लाइट सा सडेट कर दो लेकिन रिलैक्स नहीं करना, रिलैक्सेंट कोई नहीं देना। तो जब आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो तो पेशेंट मूव करेगा, तो अब आप हैंड भी नहीं टाई कर सकते उसके इस सिचुएशन में क्योंकि पेशेंट को बांधना अलाउ नहीं है। तो आपने पेशेंट के पास केयरफुली रहना है क्योंकि इस सिचुएशन में जब पेशेंट एक्सर्ट करता है तो उसका सबसे पहला फोकस होता है कि अपनी ट्यूब खींचे, एटीटी ट्यूब खींचने की कोशिश करता है। तो अगर आप केयरफुली और बहुत अटेंशन के साथ पेशेंट देख रहे हो तो पेशेंट ट्यूब नहीं खींच पाएगा अगर आपका ध्यान पेशेंट के ऊपर है, अगर आप उसे फोकस के साथ अटेंड करोगे तो। और दूसरा ये कि आईवी लाइन लगी हुई है, केयरफुली आपने रिमूव करनी है, और अगर बैग है, यूरिन बैग है, पेशेंट को आप एक बेड से दूसरे बेड पे मूव कर रहे हैं तो यूरिन बैग आपने सबसे पहले मूव करना है ताकि जब आप पेशेंट को एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करो तो यूरिथ्रा में इंजरी ना हो, ट्यूबिंग खींचे ना, फॉलिस खींचे ना। तो अगर आप केयरफुली नहीं करोगे तो वो इंजरी कर देगा। कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड केयर, आपने अपने काम में बहुत कंसिस्टेंट रहना है, ऑब्जर्वेशन में और केयर में। अगर पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, अगर पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और इस सिचुएशन में पेशेंट को जैसे कि आपके पास कैबिज का पेशेंट है, पेशेंट का पोटेशियम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है उस सिचुएशन में पोटेशियम पे। अगर पोटेशियम पेशेंट का कम या ज़्यादा है तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस होते हैं, ये मुझे आंसर करो। तो इस सिचुएशन में हमने मॉनिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हबीबा, इफ्रा, आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, मुझे इसका मैसेज करो चैट में कि हमने किस चीज़ पे बहुत फोकस करना है। क्लोयर क्या है? एथिक्स एंड विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट। अब एक ऐसा डायलेमा है, एक ऐसी सिचुएशन है कि जो नर्सिस को फेस करनी पड़ती है या मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को। एक सिचुएशन आती है कि जिसमें ये कहा जाता है कि पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, नर्सिस को बहुत मोस्टली ये कहा जाता है कि इसने नहीं बचना, ऐसा करो ये जो है ना, इसको अब जब नेक्स्ट स्पोर्ट लगाओगे ना तो उसको मेडिसिन ना लगा, उसके अंदर इंजेक्शन ना डालना, खाली नॉर्मल सेलाइन चला दो। इस तरह की बहुत सिचुएशन आती हैं। तो क्या एज अ नर्स आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि हम पेशेंट को एथिकली, क्या हमें ये अलाउ है कि हम पेशेंट को खाली ड्रिप चला दें, खाली उसके अंदर सेलाइन फिल कर लें, 5% डेक्सट्रोज फिल कर लें, लेकिन हम उसमें इंजेक्शन ना डालें? अब ऐसे जब पेशेंट है ही स्पोर्ट के ऊपर और आइनोट्रॉप्स के ऊपर है, अगर हम ज़रा भी कोई भी आइनोट्रॉपिक ड्रग उसकी नहीं देंगे तो पेशेंट जो है वो हार्ट रेट उसका कम हो जाएगा, बीपी ड्रॉप कर जाएगा, पेशेंट अरेस्ट में चला जाएगा। तो इस तरह का कोई भी ऑर्डर है तो क्या आप समझते हैं कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए? मुझे इसका आपने आंसर करना है। प्रिंसिपल्स क्या हैं क्रिटिकल नर्सिंग केयर के? रिप्लाई फास्ट। प्रिंसिपल हैं नर्सिंग केयर के, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल नर्सिंग केयर हैं डिलीवरी ऑफ ऑप्टिमल एंड अप्रोप्रिएट केयर, रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस, कंपैशन एंड सपोर्ट, डिग्निटी, इंफॉर्मेशन, केयर एंड सपोर्ट ऑफ रिलेटिव्स एंड केयर गिवर्स। ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रोसेस क्या है नर्सिंग केयर के, नर्सिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? एडमिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द, ओके गुड, सही कह रहे हैं आप कि नहीं करना चाहिए फॉलो। हबीबा भी ठीक कह रही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं हमें उन्हें फॉलो नहीं करना क्योंकि हम लोग आंसरेबल हैं। हमारा जो बिलीव है और जो हमारे एथिक्स हैं, जब हम प्लेज लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम पेशेंट के साथ इस तरह से कुछ भी नहीं करेंगे, तो एथिकली भी अलाउ नहीं है और हमारा मजहब भी
कोई भी मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो जब उस टाइम में ऐसा ऑर्डर दिया जाता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें मना करेंगे और आप उन्हें कहेंगे कि हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे, हम मेडिसिन लगाएंगे, पेशेंट को जितनी उसकी जिंदगी है उसमें हम उसका साथ देंगे। और अटेंडेंट लेकिन अब ये वो बात है जिसमें डॉक्टर ने आपको ऑर्डर किया, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जब अटेंडेंट आपको कहते हैं पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो आप ऐसा करो, जैसे आप लोग नर्सरी वाले हो, शायद आपने कभी नर्सरी में आपके पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते हो, जैसे कि हबीबा की वार्ड के में नर्सरी है और वेंटिलेटर है, इसके अलावा रोनाल्ड है, इसकी वार्ड में वेंटिलेटर्स हैं। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को ने कभी ऐसा अपनी ट्रेनिंग लाइफ में भी फेस किया हो कि अटेंडेंट आके कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते वेंटिलेटर, आप ये मशीन उतार दो। या फिर ये कहा जाता है कि पेशेंट डीएनवी है, डू नॉट वेंटिलेट, पेशेंट को वेंटिलेट ना किया जाए, या डीएनआर, डू नॉट रिससिटेट। ठीक है, ये तीन या फिर डीएनआई, डू नॉट इंट्यूबेट। ठीक है, ये 3-4 सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए पेशेंट रिफ्यूज कर देते हैं। तो हम पे ये 3 एक स्टेटमेंट है जो कि हम फाइल के ऊपर बड़ा बड़ा लिख देते हैं, डीएनआई, डीएनबी, डीएनआर। ठीक है, जब डीएनआर होता है तो हम रिससिटेट ही नहीं करते। रिससिटेट क्या है कि चेस्ट कंप्रेशन है और इसके अलावा ईटीटी पास करके हम उसे ब्रेथ देते हैं और वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। जब वो लोग रिफ्यूज देते हैं तो फिर हम नहीं करते, हम उनके अटेंडेंट के चलते हैं, लेकिन उसके लिए कॉल है वो ये है कि हम उनसे एक साइन लेते हैं। ठीक है, हम उनसे कंसेंट के ऊपर साइन लेते हैं कि हम अपनी मर्जी से पेशेंट को वेंटिलेट करने से मना कर रहे हैं, इंट्यूबेट करने से मना कर रहे हैं, रिससिटेट करने से मना कर रहे हैं, जो भी होगा उसके हम खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, इससे ये होता है कि कल को आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं करता, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये एक सिचुएशन है जो कि वेंटिलेट करने ना करने के लिए वो अपनी कमांड दे रहे हैं अटेंडेंट। फिर इसके अलावा एक प्रोटोकॉल है, वो ये है कि जैसे कि शालामार की ये पॉलिसी है कि हम पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए भी परमिशन लेते हैं अटेंडेंट से, ट्यूब पास करने के लिए भी लेते हैं परमिशन, सीवीपी पास करने के लिए भी लेते हैं, जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं हम उनकी परमिशन लेते हैं कि हम अपने मरीज को इंट्यूबेट करने की परमिशन दे रहे हैं, सीवीपी पास करने की परमिशन दे रहे हैं, ए लाइन पास करने की परमिशन दे रहे हैं, वेंटिलेटर पे डालने की परमिशन दे रहे हैं। जो कुछ भी होगा उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। जब हम इस तरह का उनसे कंसेंट ले लेते हैं तो वो फिर, क्योंकि प्रोसीजर के चार्जेस भी हैं, तो वो हमारे ऊपर क्लेम नहीं करते कि आपने हमारे से परमिशन नहीं थी ली। ठीक है, इसे कहते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमें हर जगह लाइफ में सपोर्ट करती है जब आप वर्किंग सिचुएशन में होते हो। और आपने अपने कंप्लीट नोट्स के अंदर मेंशन भी करना है, स्टार्टिंग टाइम और उसका ऑफ टाइम भी। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आपका पेशेंट इंट्यूबेट होता है या क्रैश करता है, सडन एक सिचुएशन आती है कि पेशेंट अरेस्ट में चला गया है, शाउटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपने अपनी वॉच के ऊपर फौरन से देखना है कि ये टाइम क्या हुआ है। वो इसलिए कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जो भी उस बेड की नर्स है उसको पता होना चाहिए कि मेरा पेशेंट इतने बजे कोलैप्स हुआ, इतने बजे उसका हार्ट रेट कम होना शुरू हुआ और मैंने उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी और मैंने फौरन से शाउट किया, इतने बजे मैंने ये किया। फिर हम उसका रिससिटेशन जब फॉर्म फिल करते हैं तो हम एक एक चीज जो है वो टाइम वाइज याद रखते हैं। इवन मेडिसिन भी, ये आपके रिफ्लेक्सेस हैं, आपने मेडिसिन भी सारी याद रखने हैं कि मुझे किस किस डॉक्टर ने क्या क्या ऑर्डर किया और मैंने उसको क्या क्या लगाया है। जो भी उस टाइम में आपको मेडिसिन ऑर्डर करते हैं वो सिचुएशन ऐसी होती है कि अफरा तफरी मची होती है, सारे क्या होते हैं, सिस्टर ये इंजेक्शन लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, ये एम्बो पकड़ाओ, सिरिंज पकड़ाओ, कैथीटर पकड़ाओ, मुझे इलेक्ट्रोड दो, इस तरह की सिचुएशन बनी होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आपने डॉक्टर को कहना है कि डॉक्टर साहब आप साथ ऑर्डर करते रहें, जब तक वो रिटर्न ऑर्डर नहीं करेंगे आपने मेडिसिन नहीं लगानी, क्योंकि आपको वर्बली ऑर्डर लेना उस टाइम में अलाउ नहीं है। अब वर्बल ऑर्डर आपने किस तरह से लेने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब करवाऊंगी, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, तो मैं उनमें आपको पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि आप वर्बल ऑर्डर भी किस तरीके से ले सकते हैं। अच्छा, क्या है, हम पढ़ रहे थे कि जब पेशेंट एडमिट होता है आपके पास, एडमिशन पे उसका ओरिएंटेशन जो है वो आईसीयू का आपने करवाना है। अब पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो किस यूनिट में आ गया। ठीक है, कैसे, सीसीयू और आईसीयू ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स करवाना बहुत जरूरी है। अब लोग आईसीयू के नाम से भी डरते हैं,
कि हम आईसीयू में जा रहे हैं पता नहीं क्या होगा, हम सीसीयू में जा रहे हैं पता नहीं क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, या जिनको बहुत ज्यादा पता है या जिनको बहुत कम पता है। ये दो सिचुएशंस होती हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस में आपने कैसे टैकल करना है कि जिनको बिल्कुल नहीं पता, सबसे पहले तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि बारी बारी सब अंदर आएंगे, सब लोग अंदर आ नहीं सकते। ये एक इंतहाई निगहदाश्त वार्ड है। यहाँ पे पेशेंट को हम पेशेंट के हर वक्त पास हैं। आप ब्रेक टाइम में आ सकते हैं, आप पेशेंट के लिए खाने पीने के लिए ला सकते हैं, ड्रेस ला सकते हैं। आप पेशेंट के पास ठहर नहीं सकते। अगर आप अंदर आएंगे तो आप गाउन, ग्लव्स, मास्क पहन के आएंगे, और आपने शू कवर पहन के आना है या शूज चेंज करके आने हैं। और फिर उसके बाद कुछ मिनट के लिए ठहरेंगे, किसी चीज को टच करेंगे और वापस चले जाएंगे। और बारी बारी आएंगे, सब लोग इकट्ठे नहीं आएंगे, सब लोग हॉस्पिटल में आके बैठ नहीं जाएंगे। ये सारी सिचुएशंस हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता तो है लेकिन वो डरे होते हैं। उनको आपने एक्सप्लेन करना है कि परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस आप उन्हें टाइमली ओरिएंटेशन दे दो। और ओरिएंटेशन में आपने अपनी एक और चीज ऐड करनी है कि आपने नेक्स्ट में लेक्चर में मैं आपको भी बताऊंगी, इसके बाद जो मेरा लेक्चर है, कि आपने पेशेंट को किस तरीके से आपने इस सिचुएशन को टैकल करना है कि जब आपके पास पेशेंट आया तो आपने एक अपने बोर्ड के प्रोटोकॉल बना लिए हैं कि ये चीजें हमें इस सिचुएशन में चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पेशेंट को मॉर्निंग केयर करनी है तो आपको डेली के हिसाब से मॉर्निंग केयर में क्या क्या चाहिए, आप अपना एक रूल सेट कर लो, आप अपनी एक सेट लिस्ट बना लो कि जब पेशेंट आएगा तो हमें सुबह में जब मैंने मॉर्निंग केयर करनी है तो मुझे उसका नया ड्रेस चाहिए, मुझे माउथ वॉश के लिए सारी चीज़ें चाहिए, मुझे पेस्ट ब्रश चाहिए, उसके लिए क्रीम चाहिए, लोशन चाहिए, कॉम चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। आप अटेंडेंट को जैसे ही रिसीव किया आईसीयू में ये सारी चीज़ों की लिस्ट बना के दे दो ताकि पेशेंट के अटेंडेंट आपको पकड़ा दें। और सुबह को जब आप पेशेंट को रेडी करो, मॉर्निंग वालों के आने से पहले, नाइट वालों के लिए है ये स्पेसिफिकली, जब मॉर्निंग शिफ्ट आती है तो नाइट शिफ्ट का जो नर्स है वो उसको कंप्लीट रेडी करके हैंड ओवर करे, ठीक है। ये भी क्रिटिकल केयर का पार्ट है। ये पर्सनल, ये पेशेंट की कंप्लीट हाइजीन हेड टू टू केयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर में उसमें आपको बताऊंगी। एडमिशन क्विक चेक असेसमेंट में आप क्या करोगे, पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखोगे, कॉन्शियस है या नहीं। जैसे ही रिसीव किया कॉन्शियसनेस को आप लाजमी देखोगे ताकि आपको पता हो कि आपने, क्योंकि आपने अपने नोट्स लिखने हैं, आपने वार्ड से कैसे रिसीव किया, आपने ओपीडी से कैसे रिसीव किया, इमरजेंसी से किस तरह कंडीशन में हुआ। ये 3 जगह होती है ना जहाँ से आते हैं, या तो आउटडोर से आते हैं, या इमरजेंसी से आते हैं, या किसी वार्ड से आपके पास आते हैं। इन तीनों जगहों से आपने किस तरह से रिसीव किया, क्या सिचुएशन थी, किस चीज के ऊपर आया, व्हील चेयर पे आया, चल के आया, या फिर स्ट्रेचर पे आया। एयरवे कैसा है, पोटेंसी पोजीशन ऑफ आर्टिफिशियल एयरवे अगर पास है तो ठीक है। फिर इसके अलावा ब्रीदिंग कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, रेस्पिरेशन की बहुत ज्यादा फास्ट रेस्पिरेशन है, बहुत शैलो है, बहुत डीप है, क्या पैटर्न है उसका। फिर उसके अलावा यूज ऑफ एक्सेसरीज मसल्स जो है वो उसके प्रॉपर हैं या नहीं है, ब्रेथ साउंड्स कैसी है, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रेथ है या नहीं, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। ये एक नजर में आपने हर चीज को असेस कर लेना। जैसे पेशेंट रिसीव किया ओवर लेते हो और पेशेंट को बेड पे शिफ्ट करते करते आप ये सारी चीजें चेक कर लेते हो। सर्कुलेशन और सेरेब्रल परफ्यूजन में आप देखोगे कि ईसीजी आपने ली है। जैसे ही पेशेंट की, क्या करते हैं, पेशेंट को फौरन से कर्टन लगा के उसकी ईसीजी ली, साथ साथ शुगर चेक कर ली, बीपी चेक कर लिया और पेशेंट को प्रॉप अप किया। और ये सारी सिचुएशन हम जल्दी जल्दी विद इन सेकेंड्स कर रहे होते हैं। ईसीजी ली, ईसीजी पे क्या देखा, हार्ट रेट देख लिया, उसका रिदम क्या चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ एक्टोपिक देख ली कि कोई एक्टोपिक बीट तो नहीं आ रही है, ये सारी चीजें देख ली हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर देखा है, पेरिफेरल पल्सेस देख ली हैं, कैपिलरी रिफिल देखा है, स्किन देखी है, कलर देखा है, टेम्परेचर देखा, मॉइस्चर देखा, प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्सिवनेस है, ये सारी चीजें चेक कर ली। आपने देखा होगा कि पेशेंट जैसे रिसीव करते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलस देते हैं फोरहेड पे, आईब्रो के ऊपर। अंकल आंखें खोले, या फोरहेड के ऊपर टैप करते हैं या शोल्डर के ऊपर टैप करते हैं, आंखें खोलें। तो इस सिचुएशन में पेशेंट का जीसीएस चेक किया जा रहा होता है कि जब पेशेंट को रिसीव किया तो उसका जीसीएस क्या है। एक्सेसरी मसल्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, आपका इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर है। अच्छा, क्या है कैपिलरी रिफिल में, कैपिलरी रिफिल क्या है, कितने सेकंड्स के अंदर होता है, ये मुझे मैसेज करके रिप्लाई करो। अच्छा, स्किन कलर आप देखोगे कि जब आपके पास पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ या अरेस्ट के साथ आया तो उसका स्किन कलर कैसा होगा। डॉक्टर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का हाथ पकड़ते हैं, उसके नेल्स देखते हैं, नेल्स ब्लू हैं, हाथ ब्लू हैं, लिप्स उसके ब्लू हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन उसके ब्लू नजर आ रही है, इट्स मीन के पेशेंट साइनोसिस में है, ऑक्सीजन की सडन जरूरत है, प्रॉप अप किया, जल्दी से ऑक्सीजन लगा दी। कलर है पेल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल पेल है, बिल्कुल ऐसे व्हाइटिश सा है, इसका मतलब है कि अरेस्ट में जा रहा है।
हाँ ठीक है, लेस देन 2 सेकेंड होता है, लेस देन 4 सेकेंड होता है, ठीक है रोनाल्ड, 3 भी ठीक है। अच्छा क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर देखा हाथ लगाने से ही वैसे आइडिया हो जाता है कोल्ड है या बहुत ज्यादा वार्म है, लेकिन थर्मामीटर लगाए बगैर हम कभी भी टेम्परेचर नहीं चेक कर सकते, ठीक है। आपने टेम्परेचर जरूर चेक करना है। जब पेशेंट आपके पास कोलैप्स आएगा तो वो बिल्कुल कोल्ड होगा, ठीक है। मॉइस्चर देखेंगे, पेशेंट बहुत ज्यादा स्वेटी तो नहीं है, स्वेटी क्यों देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग तो नहीं हुई, क्या वजह है इसकी, मुझे रिप्लाई करो। अच्छा मॉइस्चर देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग देखेंगे, अगर पेशेंट आपके पास रोड साइड एक्सीडेंट के साथ आया है तो क्या है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्टोपिक। अच्छा एक्टोपिक क्या है, एक्टोपिक है एक्टोपिक बीट्स, ठीक है। एक्टोपिक बीट्स आती हैं हार्ट रेट की, ठीक है, जिनमें एक नॉर्मल हार्ट रेट आ रहा है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस, लेकिन दो कॉम्प्लेक्सेस के बाद एक बड़ी सी एक बीट आ गई है जो कि पी क्यू आर एस की वाली नहीं है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है लेकिन थोड़ी लार्ज है, और वो पी क्यू आर एस जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो उसकी तरह की भी नहीं लग रही, लेकिन वो एक अजीब सा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दो के बाद एक आई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दो नॉर्मल क्यू आर एस आ गए, फिर एक आ गई, फिर 5-6 क्यू आर एस आ गए, फिर उसके बाद एक बीट आ गई, इसे एक्टोपिक बीट्स कहते हैं, ठीक है, इसे एक्टोपिक कहेंगे। फिर अगर एक्टोपिक बीट्स, ये बेसिकली हार्ट रेट की ईसीजी की बात है, मेरे पास वीडियो चल रही है, आप अपने पास देखो, बीएसआर ठीक है, हबीबा प्रेजेंस ऑफ एक्टोपी हो गया, 3 सेकेंड है, ठीक है। बाकी सब लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही। अच्छा फिर उसके बाद है बीएसआर वाली बात ठीक है, अगर पेशेंट का शुगर लेवल लो है, अगर पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस आया है और बहुत ज्यादा स्वेटिंग के साथ आया है तो हो सकता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में आया हो, ठीक है। रोनाल्ड लो ब्लड शुगर के साथ और बीपी के साथ है, ठीक है। अच्छा कैपिलरी रिफिल हो गया है, कोल्ड क्लैमी हो गया। अब ये जो हम एक टॉपिक की बात कर रहे थे, ये जब मैं आपको ईसीजी के रिदम्स पढ़ाऊंगी ये उसमें आपको हो जाएगा क्लियर, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी क्यूआरएस के अंदर जो एक एक्स्ट्रा बीट आएगी और वो क्यूआरएस के साथ मैच नहीं कर रही है तो उसे हम कहेंगे एक्टोपिक बीट, ठीक है। ये एट्रियल भी हो सकती है और वेंट्रिकुलर भी हो सकती है, अगर ब्रॉड होगी तो वेंट्रिकुलर होगी, अगर नैरो होगी तो ये एट्रियल बीट होगी, ठीक है। एट्रिया से होगी तो नैरो होगी और अगर वेंट्रिकल से होगी तो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में होगी, ठीक है। अच्छा फिर इसके अलावा क्या है कि अगर 2 बीट के बाद एक एक्टोपी आएगी, एक्टोपिक बीट आएगी तो उसे कहेंगे बायजेमनी, अगर 3 के बाद आएगी तो ट्राई है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से अलग अलग आपको इसकी पहचान हो जाएगी, मैं आपको इसकी ईसीजी दिखाऊंगी। अच्छा अगर हमारे अनकॉन्शियस है यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे जीसी का, जैसे मैंने बताया, और उसका रिस्पॉन्स का लेवल भी चेक करेंगे। अच्छा फिर उसके बाद है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट है एंड प्लानिंग फॉर द पेशेंट केयर है। फिर उसके बाद है हम अब जब असेस कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, नो सी एंड फाइंड। नो में क्या है, मेडिकल हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री देखेंगे। मेडिकल हिस्ट्री क्या है कि प्रीवियस ये एमआई के साथ तो नहीं आया, प्रीवियस कोई ऐसा इसका इशू तो नहीं है, पहले भी कभी हेड इंजरी हुई थी या पहले भी शुगर लो होती है, सोशल हिस्ट्री कोई है इसकी, यानी कि कहीं से मारकुटाई करके तो नहीं आया, कहीं लड़के तो नहीं आया, ये सारी चीजें। मेडिकल इंटरवेंशन, पहले कोई मेडिसिन ले रहा है, अगर हम उसे देने लगे हैं, जैसे कि सपोज हम एसके लगा रहे हैं, एसके स्ट्रेप्टोकाइनेज, मैंने आपको बताया था कि वो ब्लड को थिन कर देता है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेडिकल इंटरवेंशन में हम क्या कहेंगे कि मैदे की कोई तकलीफ की मेडिसिन तो नहीं ले रहा, मैदे से ब्लीडिंग तो नहीं होती, स्टमक से कोई उसको स्टमक अल्सर वगैरह तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम उसको एसके लगा देंगे तो क्या होगा, पेशेंट तो ब्लीड कर जाएगा, है ना, अपर जीआई लोअर जीआई। सी में क्या करेंगे, यानी कि हमने देखना है तो हम एयरवे पोटेंसी, जैसे हमने पहले बात किया, कलर पेलर है, स्वेटिंग देखेंगे, मेंटल स्टेट देखेंगे, पेशेंट को कहेंगे आंखें खोलें, बात सुने, आप कहाँ पे हैं, तो पेशेंट उस टाइम में रिप्लाई करेगा। पोस्चर देखेंगे, पोस्चर क्या है, पोस्चर क्यों देखेंगे, पोस्चर का मुझे बताओ, फेशियल एक्सप्रेशन क्यों देखेंगे, जनरल कंडीशन क्यों देखेंगे, इसका मुझे आंसर करो। फाइंड में क्या है, रेस्पिरेटरी केयर है, एडिक्वेसी ऑफ ऑक्सीजन है, पल्स है, ब्लड प्रेशर है, यूरिन है, आउटपुट है, कॉन्शियसनेस लेवल है, कॉन्शियस लेवल है, मॉनिटर ऑफ चेंजेस इन एनी ऑफ द अबव है, ठीक है। ये नॉर्मन ने कहा है 2000 में, ये सारी चीजें हमने असेस करनी होती हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। आप मुझे, मैंने पूछा है कि सी में हम पेशेंट का पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और जनरल कंडीशन देखेंगे, क्यों, आप मुझे इसका रिप्लाई करो। अच्छा असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड प्लानिंग फॉर द ABCDE मॉडल, ठीक है। अब ABCDE मॉडल क्या है, जीसीएस हो गया, नहीं कुछ और है।
अच्छा, एबीसीडी मॉडल में हम क्या चीजें देखेंगे? सबसे पहले ए से एयरवे पेटेंट है या नहीं, दूसरा ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, सर्कुलेशन में पेलर हैमरेज, ठीक है, और डिसेबिलिटी में अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल उसका देखेंगे, एक्सपोज टू एग्जामिन है, अनसीन हैमरेज है, ठीक है, ये देखेंगे, वोन लीकेज वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें हम असेस करेंगे, ठीक है। जीसीएस लेवल के लिए है नहीं, पोस्टर जीसीएस के लिए नहीं करेंगे, पोस्टर हम जीसीएस के लिए नहीं करेंगे, पोस्टर हम एक और चीज के लिए करेंगे। क्या होगा? पेशेंट को हम देख रहे हैं, पेशेंट का पोस्टर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, जनरल कंडीशन उसकी कैसी लग रही है, ये मैंने आपसे पूछा। अच्छा, एबीसीडी हो गया है। अच्छा, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है क्रिटिकली इल पेशेंट्स की? नर्सिंग मैनेजमेंट है, कॉन्शियस लेवल देखेंगे, पेशेंट की हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग क्या है? इरिटेबिलिटी नहीं। इफ्रा, रोनाल्ड, जूलियस, ये सब कहाँ पे है? इनको आवाज नहीं आ रही? सहर, आपदा, बेड सोर्स नहीं, बेड सोर में नहीं। हाँ, बेड सोर हम कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ है और जैसे कि हमारे पास कोई थिन पेशेंट आया है और बॉडी उसकी बहुत स्टिफ हुई हुई है, पोस्चर उसका एक ही साइड पे, टांगे गिरी हुई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि हो सकता है ये घर में भी इसी पोजीशन में पड़ा रहा है, तो इसकी कंडीशन ऐसी बन गई होगी कि ये इसकी बॉडी यहीं पे स्टिफ हो गई है और पेशेंट मूव नहीं कर सकता, और पेशेंट जो है वो इमोबिलाइज होने की वजह से इस तरह सा हो गया हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकती है? हम्म, अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है, रेस्पिरेटरी केयर है, और आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आप कैसे करते हो? जब मॉनिटर आपके, जब आप पेशेंट के सामने हो और आप पेशेंट के पास अपनी चेयर लेके और पेशेंट के पास बैठे हो, मॉनिटर पे भी ध्यान रखा हुआ है, बीपी भी आप 1 आवरली हाफ आवरली देख रहे हो, और इन सारी चीज़ों पे फोकस है, तो क्या होगा कि इसे हम कहेंगे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। हार्ट रेट भी चेक कर रहे हो, बीपी भी चेक कर रहे हो, ईसीजी भी टाइमिंगली कर रहे हो जैसे बोला गया है, इसके अलावा लैब्स भी करवा रहे हो, और जो है एक एक पेशेंट की मूव के ऊपर आपने फोकस रखा हुआ है, इसे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कहेंगे। रेस्पिरेटरी केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो, कार्डियोवैस्कुलर केयर प्रोवाइड कर रहे हो, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केयर, और न्यूट्रिशनल है, न्यूरोमस्कुलर है, कंफर्ट है, और रीअश्योरेंस है। अब ये क्या है, एक एक लाइन को मैं अलग अलग आपको एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल पे, स्किन केयर पे, और जनरल हाइजीन पे, माउथ पे। हाँ, एबीजीज है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज बैलेंस है, बाउल और ब्लैडर केयर पे, ड्रेसिंग है, वोंड केयर है, कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट एंड रिलेटिव्स है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग क्या है? ये मॉनिटर है, इस पे वैसी मॉनिटरिंग हो रही है, पेशेंट की सैचुरेशन पे फोकस है, पेशेंट का हार्ट रेट मॉनिटर किया जा रहा है, अलार्म चल रहे हैं, अलार्म पॉज किया हुआ है, आपको ये सारी पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। मीन प्रेशर 89 है, 122/80 बीपी उसका आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है। रेस्पिरेटरी में आप क्या कर रहे हो कि इम्प्रूविंग ऑक्सीजनेशन है, ठीक है, आपने उसके ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करना है। वो किस तरीके से होगा कि अगर आप पेशेंट का की सैचुरेशन ड्रॉप है, पेशेंट की सैचुरेशन कम है, लेकिन आपने उसकी अच्छी सक्शन की है, आपने पेशेंट की जो है वो अच्छी फिजियोथेरेपी करवाई है, और उसके बाद उसको पेशेंट को नेबुलाइज करवाया है, पेशेंट को प्रॉपर रख रहे हो, टाइमली आप उसको ओरल हाइजीन प्रोवाइड कर रहे हो, रेस्पिरेटरी केयर प्रॉपर दे रहे हो, तो उससे उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन है, वो भी रेस्पिरेटरी केयर में आएगा कि किस मेडिसिन के साथ आपने नेबुलाइज करवाना है, क्लेनल से है, वेंटोलिन से है, या जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया। रिकग्निशन ऑफ द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ एन एक्सर्वेशन विद द रैपिड एक्सेस टू द अप्रोप्रिएट सर्विसेज, वेंटिलेटर, क्रैश ट्रॉली, इमरजेंसी ड्रग्स, ये वो। अब क्या? रिकग्निशन ऑफ अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ एनी एक्सर्वेशन विद द रैपिड एक्सेस, यानी कि आपको आप रिकग्नाइज कर सको कि क्या कि रैपिड एक्सेस आपने अप्रोप्रिएटली कैसे करनी है चीज़ों को, कि मतलब इस चीज़ का ये है
कि आपने देखा कि पेशेंट की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ठीक थी, 93 से अबव आ रही थी, लेकिन पेशेंट का अचानक से डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया, सांस जो है वो बहुत गहरे गहरे लेने लग गया, हार्ट रेट भी कम हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि पेशेंट, आप ये देख रहे हो कि पेशेंट की रेस्पिरेशन भी बदल रही है, हार्ट रेट भी कम हो रहा है और मुझे लग रहा है कि पेशेंट जो है वो खराब कंडीशन में जा रहा है और सैचुरेशन भी 93 से 80s में जाना शुरू हो गई है, ठीक है, और देखते देखते 80 से 75 पे चले गई है, तो आप क्या करोगे? आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ठीक है, जो इस तरह के पेशेंट होते हैं ये पोटेंशियल टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होते हैं। ऐसे पेशेंट्स के पास जो हमारा क्रिटिकल केयर यूनिट होता है उसकी टीम क्या करती है कि एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम उन्होंने एक तो रेडी की होती है, दूसरा उन्होंने इंट्यूबेशन ट्रॉली रेडी की होती है हर वक्त, ठीक है। क्रैश ट्रॉली हर वक्त रेडी है, जिसे क्रैश कॉट भी कहा जाता है और क्रैश ट्रॉली भी कहा जाता है, और इसके अलावा इंट्यूबेशन ट्रॉली भी एक रेडी होती है जिसमें हर साइज की ईटीटी होती है, वेंटिलेटर, उसके अलावा वेंटिलेटर भी रेडी होता है। जो ट्रॉली है उसके अंदर ईटीटी भी है, लेरेंजोस्कोप है जो चल रहा है, उसके बल्ब अच्छे वर्किंग में है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास एम्बो बैग होता है, वहाँ उसके अंदर सिरिंजेस होते हैं, बुजी होती है, स्टिलेट होता है, हर चीज़ सिरिंजेस वगैरह अवेलेबल होती हैं ताकि जब पेशेंट को ईटीटी पास करनी हो तो हमें मिनट लगे, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इमरजेंसी ड्रग्स हर वक्त क्रैश कॉट के अंदर रेडी होती हैं कि जब हमें एट्रोपिन, एड्रेनालिन या हमें नोरैड कोई भी मेडिसिन देनी पड़ती है उस टाइम में, तो हमारे पास हर चीज़ रेडी हो, सक्सेनल देना है या नहीं देना, हमने पेशेंट को रिलैक्स करना है, सेडेट करना है, वेंटिलेटर पे डालना है, तो हर चीज़ के लिए हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल हो। पोजीशनिंग है, फॉलोअर पोजीशन हम कैसे लेके आएंगे पेशेंट को, सक्शनिंग हमने करनी है तो अगर ज़रूरत है तो वो कैसे करनी है, ट्रेकियोस्टमी केयर है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा क्या है, ये रेस्पिरेटरी केयर का पार्ट है, इसमें क्या है, कार्डियोवैस्कुलर केयर में क्या आता है, कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग, डिसरिथमिया है, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन है, मॉनिटर ऑफ ट्रीटमेंट एफिकेसी है, रिकग्निशन ऑफ अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ एन एक्सर्बेशन विद द रैपिड एक्सेस है। वही वाली बात के अगर आपको अगर कार्डियोवैस्कुलर, पहले हम रेस्पिरेटरी की बात कर रहे थे कि अगर रेस्पिरेटरी सिचुएशन है तो उसमें हम अर्ली रिकग्नाइज कर सकें और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें, हमें पता हो कि पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है। इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर का है कि हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का हार्ट रेट स्लो हो रहा है और मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस जहां पहले जो एक लीड के अंदर 10 आ रहे थे कॉम्प्लेक्स, अब वो 5 हुए, 4 हुए और कम होना शुरू हो गया, तो इट्स मीन के पेशेंट ब्रेडी में जा रहा है और ब्रेडी से जाते जाते अरेस्ट में चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स की शेप भी चेंज हो रही है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है कि जब हम कार्डियोवैस्कुलर की बात करते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग की बात करते हैं, तो 2 टाइप की मॉनिटरिंग होगी, सिचुएशंस बन सकती हैं। पेशेंट को 2 टाइप के अरिथमियाज हो सकते हैं, या तो ब्रेडी में होगा या टेकिकार्डिया में होगा। अगर ब्रेडी कार्डिया में होगा तो ऑब्वियस बात है कि पेशेंट जो है वो अरेस्ट में जाएगा, सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होगी और पेशेंट जो है वो क्रिटिकल होता जाएगा और ईसीजी जो है वो हार्ट रेट जो है वो स्लो होता जाएगा ईसीजी में भी। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो टेकिकार्डिया में जाएगा तो वो भी क्रिटिकल कंडीशन है। टेकिकार्डिया भी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जैसे कि वीफिब, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या वीटैक यानी कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, ये नैरो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग है और ये वेंट्रिकुलर रिदम है। और जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, ठीक है, पहले फिब्रिलेशन थी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वो भी लाइफ थ्रेटनिंग है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, और ये भी वेंट्रिकुलर रिदम है, और ये दोनों जो है वो पल्सलेस एक्टिविटी है और शॉकेबल रिदम्स हैं, ठीक है, ये दोनों। इसके अलावा शॉकेबल रिदम है एक टॉर्सैड डी पॉइंटीज, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये रिबन आरएनए की तरह का बना होता है, शेप का होता है, आरएनए की शेप का होता है, जैसे एक बर्थडे का रिबन होता है, तो इस तरह का बना होता है। तो क्या है, ये 3 सिचुएशंस हैं जो कि हम मॉनिटर के ऊपर जैसे ही हम देखते हैं तो हमें उस सिचुएशन में जल्दी से 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो हम पेशेंट को टाइम में डिफिब्रिलेट करें, ठीक है, पेशेंट को शॉक दें, रिवर्ट करें, या फिर हम पेशेंट को उस सिचुएशन में पेशेंट का सीपीआर स्टार्ट कर दें। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि ये जो अरिथमियाज में जो कि टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये शॉकेबल रिदम्स हैं और ये पल्सलेस एक्टिविटी है। पल्सलेस एक्टिविटी का क्या मतलब है कि इसमें हार्ट पंप तो हार्ट जो है वो इस तरीके से बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन वो पंप करके ब्लड को बाहर नहीं निकाल रहा,
ठीक है। इसमें ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, इसमें पल्स नहीं बनेगी। हार्ट जितना पंप करता है पल्स बनती है, लेकिन जब हार्ट तेजी से एक नॉर्मल सिचुएशन में हार्ट रेट कितना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया है कि नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है। मुझे इसके ऊपर चैट में टेक्स्ट करके बताओ। नॉर्मल हार्ट रेट आ रहा है, लेकिन जब नॉर्मल से हट के हार्ट रेट दे रहा है 150 से 300 तक, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी थ्रिल कर रहा है, फिब्रिलेट कर रहा है हार्ट, तो क्या वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा? नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है कि हार्ट को सबसे पहले सर्कुलेशन हार्ट की अपनी चलती है। दूसरा हमने क्या करना है कि हमने उसको पंप करके ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, हार्ट को भी जाए और पूरी बॉडी को भी जाए। ठीक है, तो इसलिए हम पेशेंट को फौरन से सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। 60 to 100 है सादिया, ठीक है, गुड। सहर 72 to 80 नहीं है। जो एएचए की गाइडलाइंस है मैंने आपको सेंड की हैं, वो 60 to 100 है। आप लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है, मैंने आपको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन सेंड की हुई है बीएलएस एएलएस के लिए। अब नेक्स्ट हमारा काम उसके ऊपर होगा, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। अच्छा, रिकग्निशन ऑफ अर्ली हो गया। अब डिफिब्रिलेट आप करोगे तो आपको सबसे पहले नर्सिस को शॉक देना आना चाहिए। जब हम एएलएस और बीएलएस पढ़ेंगे, जब हम अमेरिकन हार्ट जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं, उनमें आप देखोगे कि डिफिब्रिलेशन से रिलेटेड भी उसके अंदर गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से आपने पेशेंट को शॉक देना। नर्सिस को शॉक देना आना चाहिए, इसलिए कि जब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब हम पेशेंट को शॉक दे के हम उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बीएलएस में बताऊंगी कि आपने शॉक किस तरीके से देना है। कि जब आप शॉक दे रहे हो तो आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि पेशेंट को करंट पास करते हुए आपको न लगे, ठीक है, और जो साथ खड़े हुए हैं उनको ना लगे। ठीक हो गया। और जब शॉक देना है तो जब भी आप शॉक देते हो तो हार्ट एक टाइम के लिए सीज हो जाता है। जब सीज हो जाता है तो हम फिर से सीपीआर करते हैं। इसके पैडल, डिफिब्रिलेटर के पैडल रखते साथ ही फिर फौरन से सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। जब हमने हार्ट को सीज कर दिया है तो हमने उसको दोबारा से वर्किंग में लाना है, इसलिए सीपीआर स्टार्ट कर दिया जाता है। तो शॉक में इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको जो बेसिक है बता दूं कि अभी आप शॉक नहीं देंगे, अभी आपको एलोकेट नहीं किया जा रहा, अभी आपको असाइन नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको मैं इसका एक हिंट देती हूँ, आइडिया बता देती हूँ, ताकि जब आप देखते हो तो आपको पता हो कि जब शॉक दे रहे हैं तो आपने पेशेंट का बेड पकड़ के खड़े नहीं होना। ठीक है। और जब आप शॉक दे रहे हैं तो आपने 3 लफ्ज बोलने हैं। आई एम क्लियर, यू आर क्लियर सामने वाले को बोलना है, जो कि पेशेंट के अटेंडेंट बेड को पकड़ के खड़े होते हैं, नर्सिस हैं, उन्होंने टांगे पकड़ी हुई हैं, बंदा एम्बो कर रहा है, तो आपने क्या कहना है? आई एम क्लियर, यू आर क्लियर सामने वाले को बोलना है, एवरीवन क्लियर, फिर आपने सबकी तरफ देख के बोलना है एवरीवन क्लियर, और ये लाउड होगा। और फिर आपने कहना है कि आई एम शॉकिंग एट 1 2 3, तो फिर आपने बटन प्रेस करके शॉक दे देना, शॉक डिलीवर कर देना। फिर क्या है, ईसीजी आपको फौरन से आपने ईसीजी लेनी है। जब आप शॉक दे रहे हो तो उसके अंदर ईसीजी आ जाएगी। अगर आप ईसीजी मशीन खींच के लाओगे पेशेंट के पास, फिर उसकी ईसीजी करोगे, टाइम गुजर जाएगा। इसके लिए जो इजी एक्सेस है हमारे पास, जो हमारे अच्छे मॉनिटर्स हैं, जो हमारी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो ये हैं कि जो हमारे कार्डियक मॉनिटर्स हैं उनके अंदर ईसीजी, उसके अंदर प्रिंट का रोल लगता है और प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे ही अरिदमियास होता है या सिचुएशन होती है, अगर आप बटन प्रेस करोगे तो उसी टाइम ही वो उधर से प्रिंट दे देगा और आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी और वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और इमरजेंसी ड्रग्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है कार्डियोवैस्कुलर केयर में। पोजीशनिंग क्या है कि जब आप पेशेंट का सीपीआर करने लगो तो पेशेंट बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और उसके नीचे हार्ड बोर्ड होना चाहिए, कार्डियक बोर्ड होना चाहिए। पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में हम सीपीआर नहीं करेंगे। सीवीपी आप पास कर रहे हो तो पेशेंट की पोजीशन बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। जब आप पेशेंट को एम्बो कर रहे हो तब पेशेंट बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। जब आप पेशेंट को ईटीटी पास कर रहे हो तब बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ये सब कार्डियक केयर से रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर केयर से रिलेटेड है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या है, द सुपाइन पोजीशन है प्रीडिस्पोज टू गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स एंड एस्पिरेशन अमोनिया विद 30 डिग्री हेड अप प्रिवेंट दिस। ठीक है, कि जब आप पेशेंट अगर बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में रहेगा तो वो क्या करेगा कि वो जब उसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होगा, यानी कि उसको वॉमिट आएगी, तो वो एस्पिरेट कर सकता है और एस्पिरेशन अमोनिया में जा सकता है। तो ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं? एक तो जो अनकॉन्शियस है,
या ऐसा जिसको आपने जो कि सर्जरी के बाद आपने रिसीव किया, तो हम पेशेंट का मुंह जो है वो साइड पोजीशन पे रखते हैं। अर्ली एंट्रल ट्यूब जो है अगर किसी को पास की है, रिड्यूस कर देगी। उसमें क्या है, रिड्यूस करना है इन्फेक्शन को, स्ट्रेस को, अल्सरेशन को, जीआई ब्लीड को। इमोबिलिटी इन एसोसिएशन is associated with the gastric stasis or constipation है, so provide gastric stimulants and laxative। क्योंकि इमोबिलिटी की वजह से है ना कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है और पेशेंट का रिफ्लक्स कम हो जाता है, तो हमने पेशेंट को क्या करना है, लैक्सेटिव वगैरह देते रहना है। न्यूरोमस्कुलर केयर में क्या है कि इसमें इमोबिलिटी, प्रोलॉन्ग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाए, सेडेशन प्रमोट कर देती है, एट्रोफी को, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स और फुट ड्रॉप हो जाता है। ये सारी सिचुएशन न्यूरोमस्कुलर जो है इसमें आपने केयर प्रोवाइड करनी है। अब देखो कि हम जैसे ही पेशेंट 1 वीक तक अनकॉन्शियस है और बेड रिडन है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट लगवा देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि वो आके, आपने देखा होगा कि पाँव को इस तरीके से मूव करता रहता है, ठीक है। पाँव की जो साइड है उसको, पाँव की हथेली को इस तरह से मूव करता है। क्यों? इसलिए कि पेशेंट का जो फुट है इस तरीके से खड़ा होना चाहिए, वो खड़ा नहीं होता, इस तरीके से ड्रॉप कर जाता है। पाँव की जो ये वाली साइड होती है, पाँव की हथेली वो नीचे बेड को लग रही होती है, बेसिकली वो लगनी नहीं चाहिए, इसे कहते हैं फुट ड्रॉप। जब फुट ड्रॉप कर जाता है तो ऐसे पेशेंट जो है उनका जमीन पे पाँव रख के, जब ठीक हो जाता है, चलना शुरू करते हैं, तो जमीन पे पाँव रख के चलना मुश्किल होता है, तो इसे फुट ड्रॉप बोला जाता है। तो हमने इस सिचुएशन से पेशेंट को हमने जो है वो बचाना है, प्रिवेंट करना है। इसके अलावा क्या है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। अगर एक ही पोजीशन में पेशेंट लेटा रहता है, करवट लेके लेटा या बिल्कुल सीधा लेटा और टांगे सिर्फ सीधी रहती हैं, और बहुत काफी टाइम के लिए ऐसी रहती हैं, तो जब उसे वापस मोड़ना हो तो पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है और बहुत जो है वो आवाजें भी आती हैं टांगों में से। फिजियोथेरेपी और स्प्लिंट में भी रिक्वायर्ड, इसके लिए स्प्लिंट चाहिए होगा, स्प्लिंट पाँव पे लगाने के लिए ताकि फुट ड्रॉप ना करे, और फिजियोथेरेपी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट और रीअश्योरेंस में क्या है, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट और पेन मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एंड रिलीव विद द रीअश्योरेंस। जब आप रीअश्योर करते हो पेशेंट को, आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो। और फिजिकल मेजर्स उसको बताते हैं, एनाल्जेसिक्स और सेडेटिव्स देते रहते हैं, तो पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। इन पर्टिकुलर जो है वो एंडोट्रेकियल और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, ब्लैडर और बावल डिस्टेंशन और जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। ये सारी सिचुएशन है जब पेशेंट जो है, इन सब सिचुएशन में आपने पेशेंट को कंफर्ट फील करवाना है। इसके अलावा जो है वो लाइन, अब देखो एंडोट्रेकियल या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर पेशेंट ने लेनी है, या ब्लैडर जो वो है फोलिस पास करवाना है, तो क्या उसके लिए ये करवाना इजी है पेशेंट के लिए? पेशेंट के लिए ये करवाना काफी मुश्किल होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें, आप ठीक हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, आप परेशान ना हो इस तरह। फिर उसके बाद क्या है, लाइन साइट है, उसको आपको इन्फेक्शन फ्री रखना है। पेनफुल जॉइंट्स को, यूरिनरी कैथेटर्स को ऑफन कॉजेज डिस्कम्फर्ट एंड आर ऑफन ओवरलुक्ड। आपने बहुत ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखना है, इग्नोर नहीं करना। कम्युनिकेट विद द पेशेंट है, असिस्ट जो है वो इंटरेक्शन विद द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन आपने प्रॉपर करनी है। टेल द पेशेंट अबाउट केयर प्रोग्नोसिस, आप पेशेंट को बताते रहेंगे आप पहले से बेहतर हो रहे हैं, आप परेशान ना हो, घबराना नहीं है, आपकी तबीयत पहले से बेहतर हो रही है, पेशेंट अच्छा फील करता है इसमें। एंड इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस है, कम्युनिकेट अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस एंड केयर प्रोग्नोसिस टू देयर फैमिली मेंबर्स। आपने फैमिली मेंबर्स को बताते रहना है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो। इन्फेक्शन कंट्रोल आप कैसे करोगे? हैंड वॉशिंग इज वाइटल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन द पेशेंट। अगर हम प्रॉपर हैंड वॉशिंग करते हैं तो हम पेशेंट टू पेशेंट इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं करेंगे। अभी जैसे हम अपने लिए क्या कर रहे हैं कि अगर एक कागज भी उठा के यहाँ से वहां रखा है तो हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं या हाथ धोते हैं, ऐसे ही है ना, कोरोना की सिचुएशन जो चल रही है। तो हैंड वॉशिंग जो है वो बेसिकली, अगर हम हैंड वॉशिंग को जिस तरह से हम अपने आप को बचाने के लिए हैंड वॉशिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम ये पेशेंट्स के लिए करना शुरू कर दें तो कभी भी पेशेंट हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लेके ना जाए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लेके कभी भी ना जाए। डिस्पोजेबल एप्रन जो है वो रिकमेंडेड है। स्टेराइल टेक्निक्स फॉर एग्जांपल ग्लव, मास्क, गाउन, स्टेराइल फील्ड्स आपने यूज करनी है फॉर ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर्स। इसके अलावा आइसोलेशन फॉर द ट्रांसमिसेबल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, इससे आपने ऐसे पेशेंट्स को हम आइसोलेट कर देते हैं।
थोरो क्लीनिंग होगी बेड स्पेसिस की, फॉर एग्जांपल रूटीनली एंड आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज। जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है आपकी वार्ड से, चाहे वो जनरल वार्ड है, चाहे वो पीड्स है, चाहे आईसीयू है, पेशेंट जैसे ही मूव करता है तो सबसे पहले क्या करना है कि उस बेड को अच्छे तरीके डिसइंफेक्टेंट के साथ सारा क्लीन करवाना है, नीट करवाना है, और उसको बेड को स्क्रब करवाना है, और उसके ऊपर सोल्यूशन डाल के, बेड के ऊपर सोल्यूशन डाल के आपने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अल्फा गार्ड है, जैसे शालामार में अल्फा गार्ड हम यूज करते हैं, उसको उसका सोल्यूशन बना के आपने खुद सुपरवाइज करना है। सारी मॉनिटर को, एक्सेसरीज को, हर चीज को अच्छे तरीके से क्लीन करें, ट्यूबिंग्स हर चीज वॉश हो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेशेंट लें। स्किन केयर में आप क्या करोगे, जनरल हाइजीन और माउथ केयर में इसमें क्या है, कुटेनियस प्रेशर सोर्स आर ड्यू टू लोकल प्रेशर की वजह से हो सकता है, बोनी प्रोमिनेंसेस की में हो जाते हैं, जैसे कि शोल्डर के ऊपर है, ठीक है, स्कैपुला पे हो जाते हैं, इसके अलावा जो है वो वर्टिब्रास पे हो जाते हैं, हिप बोन पे हो जाते हैं, कॉक्सिक्स पे हो जाते हैं, हील्स पे होते हैं, एल्बो पे हो जाते हैं, नी पे हो जाते हैं। ये सारे प्रेशर एरियाज हैं जहाँ पे जब पेशेंट लेटा होता है तो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से वहाँ पे बेड सोर्स बन जाते हैं, प्रेशर अल्सर्स बन जाते हैं, फ्रिक्शन, मेल न्यूट्रिशन, अडीमा, इस्कीमिया, डैमेज रिलेटेड टू मॉइस्ट और सॉइल्ड स्किन की वजह से प्रोवाइड स्पंज बाथ आपने देनी है, माउथ केयर और जनरल हाइजीन टू द पेशेंट आपने ये पेशेंट को प्रोवाइड करना है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी है। प्रेशर पॉइंट्स क्या है, टर्न द पेशेंट एवरी, आपने 2 आवरली पोजिशनिंग। अब हमने शालामार में हमारी ये प्रैक्टिस है कि हम 2 आवरली पेशेंट की पोजिशनिंग कराते हैं क्लॉकवाइज, जैसे कि 12 बजे हैं तो राइट पे होगा, ठीक है, 2 बजे हैं तो लेफ्ट पे होगा, 4 बजे हैं तो स्ट्रेट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 4 के बाद 6 बजे हैं तो फिर राइट पे होगा, अगले 2 घंटे में फिर लेफ्ट पे होगा, फिर उसके बाद सुपाइन पे होगा। हम इस तरीके से क्लॉकवाइज पोजीशन करवाते हैं, टाइम पोजीशन कहते हैं उसको। फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज बैलेंस में रेगुलरली असेस करते रहेंगे, आईओपी चार्ट मॉनिटर करेंगे, इंसुलिन की रेजिस्टेंस और हाइपरग्लाइसीमिया, ये सारी चीजें हम उसकी चेक करते रहेंगे। इसके अलावा ब्लैडर केयर प्रोवाइड करेंगे, यूरिनरी कैथेटर कॉजेज यूरिथ्रल पेन और ये वो, इन सब चीजों को हम असेस करते रहेंगे। ड्रेसिंग और वुंड केयर में क्या है, रिप्लेस वुंड ड्रेसिंग एज नेसेसरी, चेंज आर्टीरियल सेंट्रल वेनस कैथेटर ड्रेसिंग एवरी 48 to 72 आवर्स एज पर नीडेड होगा, चेंज करेंगे। कम्युनिकेशन विद द रिलेटिव्स होगी, फैमिली मेंबर्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी केयर गिवर्स विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड नॉलेज। कम्युनिकेट करते रहना रिलेटिव से, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज लेते हैं। अब जैसे हम क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में रूटीन है कि वर्कर अटेंशन लेने के लिए जाके बोल देंगे आपका मरीज तो बड़ा ही परेशान, बड़ा ही सिक है, हम दुआ करेंगे तो आप परेशान ना हो, मैं उनके पास हूँ, ताकि उन्हें थोड़ी बहुत दिहाड़ी लग जाए, कोई 400-500 रुपया मिल जाए, ठीक है। लेकिन उसके इस तरह की सिचुएशन बनने नहीं देनी। एक काउंसलिंग टाइम होता है, जैसे कि इधर शालामार में मेडिकल आईसीयू में एक काउंसलिंग टाइमिंग है कि 11 से 12 या 12 से 1 में एक टाइम होता है जिसमें अटेंडेंट के साथ काउंसलिंग विजिट होता है, एचओडी का, डॉक्टर का। उसमें वो उनके साथ बात करते हैं और उन्हें सारी बात खुद बताते हैं। नर्सिस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, वर्कर्स को, किसी भी वार्ड बॉय, किसी पोर्टर को किसी बात करने की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर हर चीज खुद एक्सप्लेन करते हैं। क्रिटिकल केयर टीम मस्ट एम टू बी कंसिस्ट इन देयर असेसमेंट एंड ऑनेस्ट अबाउट द अनसर्टेनिटीज, ठीक है। फिर क्या है, ऑल कन्वर्सेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड, जितनी भी चीजें होंगी वो डॉक्यूमेंट होंगी, जितनी भी बातें होंगी। सबको समझ आ गई है? आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, कोई भी है तो। चैट में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। ये लेक्चर
ओके गाइस, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट में भी, और इसके अलावा कुछ और आप पूछना चाहते हैं किसी भी स्लाइड से, आपको मैं स्लाइड्स को रन करती हूँ, आपके पास भी शो हो रही होंगी, तो आप कुछ भी पूछना चाहें इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल का हमने देख लिया है, स्किन केयर से रिलेटेड हमने देख लिया है, प्रेशर एरियाज़ का मैंने आपको बताया कि प्रेशर एरियाज से आपने किस तरीके से इन पेशेंट को मूव करते रहना है, और फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज बैलेंस में रेगुलरली आपने असेस करना है फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, जैसे आईओपी के साथ जो हमारा चार्ट बना हुआ है उसके साथ आपने उस पे हम जैसे कि सारी यूनिट्स की अपनी अपनी प्रैक्टिस है। कोई जैसे जनरल वार्ड्स हैं, जनरल वार्ड्स हैं उनमें क्या करते हैं कि कुछ जनरल वार्ड कुछ जगहों पे 1 आवरली होता है आईओपी मॉनिटर, कुछ वार्ड्स में 2 आवरली होता है, आईसीयू में 1 आवरली होता है, और जो है उसमें क्या होता है आईओपी में क्या है, आईओपी में क्या करते हैं, इनटेक आउटपुट में पेशेंट ने इनटेक कितना लिया, आउटपुट कितना था, ठीक है, और फिर क्या करते हैं उनको एक 24 आवर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस में निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अच्छा कैपिलरी रिफिल क्या है, इफ्रा कैपिलरी रिफिल हम कहते हैं कि पेशेंट का जो नेल बेड है, नेल है उसको उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, आप लोग भी करो, आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, वीडियो में सबको नजर आ रहा है, आप अपने नेल को दूसरे हाथ के साथ प्रेस करो, जब आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि नेल जो है वो बिल्कुल वाइट हो गया, ठीक है, जब वाइट हो गया है तो जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो उसको वापस रेड होना चाहिए, ठीक है, तो वो कितनी देर में रेड होगा इस ड्यूरेशन को हम काउंट करते हैं, अगर वो अगर आपने जब प्रेस किया और वाइट हुआ लेकिन वो वापस रेड होने में, ब्लड की सप्लाई वापस आने में 4 से 5 मिनट लग गए हैं तो इट्स मीन के कैपिलरी रिफिल कम है, ये एचबी लेवल चेक करने के लिए भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हमें असेसमेंट में भी काम आता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस क्या है, अच्छा सा दिया, अच्छा अच्छा क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने मुझे इसका आंसर करना है कि हम कहते हैं पेशेंट का को हमने सारा दिन में पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देनी है टीडीएस में, ठीक है, 1000 ml आपने ओडी देनी है टीडीएस, तो कितना फ्लूइड गया, आप साथ साथ कलेक्ट करते रहो, ठीक है, आप कलेक्ट करते रहो, साथ आप लोग मेरे साथ काउंट करो, आपको पता हो नॉर्मल सलाइन आपने दी है 1000 ml आपने दी है ओडी टीडीएस में, 3000 हो गया, इसके साथ पेशेंट को आप आवरली जो है वो फीड दे रहे हो, ये 6 आवरली आप फीड दे रहे हो 100 ml, ठीक है, 6 आवरली आप 100 ml दे रहे हो, तो क्या हुआ कितना हो जाएगा, 6 आवरली आपने 100 दी है तो 400 ये हो गया, ठीक है, तो 400 और 3000 हो गया, 3400 हो गया, ठीक है, ये मैं आपको मिनिमम कर देती हूँ, लेकिन पेशेंट का आउटपुट कितना आया है, पेशेंट का आउटपुट जो है वो हमारे पास पेशेंट है एआरएफ के साथ, ठीक है, या कह लो कि पेशेंट का आउटपुट कम आ रहा है, सपोज आपने लिक्विड ज्यादा दे दिया है लेकिन उसका आउटपुट कम आ रहा है, पेशेंट का आउटपुट आया 2000, ठीक है, अब 2000 आया है तो पेशेंट का आउटपुट कम है और इनटेक ज्यादा है, ठीक है, तो पेशेंट पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में, आप बताएं, चलो 2000 उसका आउटपुट हो गया, लेकिन हमने साथ में इनसेंसिबल लॉस भी निकाल दिया, इनसेंसिबल लॉस क्या होता है, इनसेंसिबल लॉस है जो जब आप ब्रीथ करते हो तो उसमें भी हमारी बॉडी से ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है, इसके अलावा स्वेटिंग में हो गई, पेशेंट को फीवर था उसको स्वेटिंग हुई काफी तो उसमें भी उसका फ्लूइड चला गया, ये सब चीजें इनसेंसिबल लॉस में आ गई, ठीक है, समझ लो 500 हम आइडियली हम 500 इनसेंसिबल लॉस निकालते हैं, हमारे आईसीयू का ये रूल है, ठीक है, तो कितना हो गया उसका टोटल लॉस कितना हो गया 2500, लेकिन इनटेक है 3400,
तो पेशेंट, अब आप बताओ आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? हाँ जी, रिप्लाई। अगर पेशेंट का नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, फिर सोच लो, फिर सोच लो, हबीबा के पीछे लग के सारे शुरू हो गए नेगेटिव। पेशेंट पॉजिटिव में है, ठीक है, क्योंकि उसका इनटेक ज्यादा है, आउटपुट कम है। जब आउटपुट ज्यादा होगा और इनटेक कम होगा तो वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। ड्यू टू लो आउटपुट, ड्यू टू लो आउटपुट वो नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव में आएगा। अगर पेशेंट का आउटपुट ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमारे पास कम रह रहा है, वो निकाल ज्यादा रहा है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा वार्ड्स के अंदर, ठीक है, कि डॉक्टर अक्सर ये कहते हैं कि इसको नेगेटिव में रखो। जो हमारे पास आते हैं पेशेंट ओडिमा के साथ, ठीक है, और ARF के साथ आते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर, CRF के साथ आते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कि इसको नेगेटिव में रखो, यानी कि इसका इंटेक कम रखो, इसका आउटपुट ज्यादा रहे। अगर इसका इंटेक ज्यादा होगा तो क्या होगा कि किडनीज तो पहले यूरिन नहीं बना रही हैं, आउटपुट तो पहले ही नहीं आ रहा, तो वो बॉडी के अंदर रिटेन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आउटपुट को बढ़ाओ, इनटेक को कम रखो, तो पेशेंट को नेगेटिव में रखो, ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम ब्लैडर केयर की बात कर रहे थे। अब ब्लैडर से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूरिनरी कैथेटर कॉजेज पेनफुल एडिमा क्या? अच्छा, urinary catheters causes painful urethral ulcer and must be stabilized by providing urinary catheter care, ठीक है। पेनफुल यूरिथ्रल अल्सर भी हो सकते हैं और स्टेबल किया जा सकता है अगर प्रॉपर कैथेटर केयर प्रोवाइड की जाती है। तो कैथेटर केयर कैसे प्रोवाइड की जाएगी? अल्सर कैसे होगा? अल्सर ऐसे होगा कि अगर कैथेटर को पे आपने जब आपने पेशेंट को फोलिस पास किया, ठीक है, फोलिस पास करने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो फोलिस की लूप बना के थाई के साथ या एब्डोमेन के साथ उसको स्टिकिंग लगा देते हैं, ट्यूबिंग को? कितने लोग हैं आप में से? बेसिकली प्रोसीजर ये होता है कि जब आप फोलिस पास कर देते हो तो फोलिस की एक लूप बना के इस तरीके से उसको लूज छोड़ के, जैसे कि आप उसको ड्रिप को ऐसे करते हो ना, आईवी लाइन के साथ अटैच करने के बाद ड्रिप को इस तरीके से घुमा के ऊपर फोल्ड कर लेते हो, उसे एक लूप बना के छोड़ देते हो। इसी तरीके से लूप से क्या होता है कि जब पीछे से ड्रिप जब खिंच जाती है ना, किसी तरीके से पेशेंट उठा, उसका बाजू हिला और उसको एकदम से प्रेशर लगा और ड्रिप ऊपर से निकल गई, या स्टैंड गिर गया, या हाथ से बहुत जोर से पेशेंट ने खींच लिया, तो उससे ये होता है कि उसकी आईवी लाइन बाहर नहीं आती, आईवी लाइन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। इसी तरह फोलिस का, अगर बेडशीट चेंज करते हुए या नीचे से कोई गुजर रहा है साइड से और उसने यूरिन बैग के साथ पाँव अड़ा और उसने यूरिन बैग खींचा उसका और पुल हुआ, तो पुल होने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट का जो कैथेटर है वो उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, यूरिथ्रा में उसके ऊपर जो है वो यूरिथ्रा से पुल नहीं होगा, पेशेंट को वहां से पेन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम इस तरह की केयर प्रोवाइड करेंगे और यूरिन बैग को हम जमीन पे फेंकेंगे नहीं, उसको जो है वो साइड बेल के साथ हम प्रॉपरली टाई कर देंगे, तो उससे भी एक तो पेशेंट एसेंडिंग इन्फेक्शन नहीं लेगा, फ्लोर सिर्फ अगर यूरिन बैग फ्लोर को टच होता होगा तो वहां से इन्फेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर यूरिन बैग टाई नहीं किया होगा तो भी पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस हैं। तो दूसरा ये कि जब पेशेंट को फोलिस पास होता है तब भी उसको जो है फोलिस के एरिया से यूरिथ्रा को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से यूटी ना हो। अर्ली रिमूवल रिड्यूसेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी कैथेटर, अब आप बताएं कि एक फोलिस कैथेटर को कितनी देर तक हम पेशेंट में रख सकते हैं, इंडोवेलिंग कैथेटर को? रिप्लाई करो। और कौन सा फोलिज है जो ज्यादा टाइम के लिए हम पेशेंट में छोड़ सकते हैं, पास रह सकता है ज्यादा टाइम के लिए?
अगर फोलिस कैथेटर ज़्यादा टाइम के लिए हम पेशेंट को पास रखेंगे तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। जैसे रोनाल्ड है, जूलियस है, इनको पता है, इनको अक्सर लोग अप्रोच भी करते होंगे कि हमने अपने पेशेंट का फोलिस चेंज करवाना है, तो आप हमारे पास घर आके चेंज करवाओ। ठीक है, तो ये सिचुएशन इसलिए होती है कि पेशेंट को ज़्यादा देर अगर फोलिस पास रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पेशेंट डिपेंडेंट है, उसको ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ठीक है सादिया, आपने बिल्कुल ठीक है। सिलिकॉन फोलिस जो है उसे ज़्यादा टाइम के लिए हम रख सकते हैं। सिलिकॉन जो कैथेटर है उसको हम जो है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए रख सकते हैं, उससे इन्फेक्शन नहीं होता। सिलिकॉन का फोलिस भी बॉडी के साथ कंपैटिबल है, सिलिकॉन का फोलिस भी, एनवी भी और सीवीपी भी हम ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टाइम टू टाइम पेशेंट की का फोलिस चेंज करते रहना है। अच्छा, आप मुझे कभी आप लोगों ने ये देखा है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो लेकिन कभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि डॉक्टर ये कहता है कि जो है वो पेशेंट का जब फोलिस आउट करते हैं तो पेशेंट को कहते हैं कि वॉशरूम यहाँ पे रहो, 1 से 2 दफ़ा यूरिन पास करो, फिर उसके बाद घर जाना। हुआ है कभी आप लोगों के साथ? आपने अपने पेशेंट को एडवाइस किया, उसकी रीज़न बताइए। और जब फोलिस निकालते हैं तो उससे पहले पेशेंट का ब्लैडर का रिफ्लेक्स चेक करते हैं। आप में से किसी को पता है वो कैसे होता है? कभी चेक किया आप लोगों ने? नहीं, वो आप 3 मंथ्स के लिए रख सकते हो। अच्छा, वीडियो स्टक। अच्छा, क्या है कि बेसिकली जब आप पेशेंट का जब फोलिस होता, फोलिस में होता